नमस्कार छात्रों। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत अनुवाद। इस टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुवाद क्या है, या अनुवाद की अलग अलग अनुवाद के प्रकार कौन कौन से हैं, साथ ही साथ अनुवाद की उपयोगिता क्या है और अनुवाद के अलग अलग सोपान क्या है, इस बात को लेकर आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं, अनुवाद पहले किसे कहते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है, ये पहले हमें समझ लेना आवश्यक है। अनुवाद, अनु अधिक वाद, वद मतलब कहना, अनु मतलब दोबारा कहना, मतलब एक ही बात दोबारा कहना, इसे हम अनुवाद ऐसे कहते हैं। अनुवाद वह होता है जहां एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है, उसे अनुवाद कहते हैं। मतलब एक भाषा की साहित्य सामग्री को दूसरी भाषा के साहित्य में ले जाना या दूसरी भाषा में ले जाना, उसे हम अनुवाद कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो पता चलता है, ट्रांसलेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल टू वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। एक भाषा की साहित्य सामग्री को दूसरी भाषा में ले जाना, उसे हम अनुवाद ऐसे कहते हैं। और आज अनुवाद की आवश्यकता क्या है, अनुवाद किस लिए किया जाता है, ये बातें पहले हम विस्तार से देखेंगे। दुनिया में अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे हमारी मराठी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वैश्विक भाषा के रूप में हम अंग्रेजी को पहचानते हैं। इन तीन भाषाओं के अलावा इस दुनिया में अनेक भाषाएं बोली जाती है। अगर भारत की ही बात लेते हैं हम, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर जिस इस देश को हम अखंड देश कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इस हिंदुस्तान में भी इतनी भाषाएं बोली जाती है या भाषा की इतनी विविधता है। जैसे पंजाबी है, गुजराती है, बांग्ला है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, यहां तक कि उत्तर भारत में हिंदी की भी अनेक बोलियां हमें देखने को मिलती है। तो यह अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं मनुष्य के समाज पर निर्भर होती है। और एक व्यक्ति एक भाषा का अध्ययन करता है, चाहे वो उसकी मातृभाषा हो, चाहे वो उसकी राष्ट्रभाषा हो, या साथ ही साथ वैश्विक रूप में जो अलग अलग भाषाएं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चाइना है, या अरबी है, ये इन अलग अलग विदेशी भाषाओं के साथ साथ मनुष्य हमेशा जुड़ा हुआ होता है। एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में कम से कम कितनी भाषाएं सीख सकता है? दो, तीन, चार या इससे अधिक भाषाएं वो सीख सकता है, लेकिन दुनिया की सभी भाषाएं एक मनुष्य नहीं सीख सकता। और यही वजह है कि अनुवाद यहां हमें पूरे दुनिया की भाषाओं में जो कुछ लिखकर आया है, जो कुछ छपकर आया है, उसका परिचय देने के लिए या उसका ज्ञान हासिल करने के लिए अनुवाद हमारी सहायता करता है। एक भाषा में जो लिखा गया है, भले हम उस भाषा को नहीं समझते, लेकिन अनुवादक ऐसा होता है, वो कम से कम दो भाषाओं का ज्ञान रखता है। अगर अनुवादक दो भाषाओं का ज्ञान रखता है, तो एक भाषा में जो लिखा गया है वो उसे दूसरी भाषा में लाने का प्रयास करता है, और फिर दूसरी भाषा में पढ़ने वाले या उस भाषा को जानने वाले सभी लोग पहली भाषा का, जिसे अनुवाद में दो भाषाओं का जिसका अनुवाद किया जाता है, उसे श्रोत भाषा कहा जाता है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। मतलब भले ही हमें श्रोत भाषा मालूम नहीं है, मान लीजिए बंगला का कोई साहित्य है, या मान लीजिए गुजराती कोई साहित्य है, वो गुजराती साहित्य मराठी के अगर लोग पढ़ना चाहते हैं, मराठी के जो अध्येता है वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए गुजराती सीखना पड़ेगी। लेकिन भले अगर वो गुजराती नहीं सीखता, तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, उस साहित्य से या उस भाषा से अछूता रह जाएगा। इसलिए गुजराती और मराठी पढ़ने वाला जो छात्र है, गुजराती और मराठी का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या करेगा, गुजराती में जो लिखा गया साहित्य है उसे वो मराठी में अनुवादित करेगा, वो जैसे कि वैसे वो मराठी में लाने का प्रयास करेगा। यह अनुवाद का काम होता है। उसके तकनीकी बातों को वो किस तरह से जैसे कि वैसे आना चाहिए, आदर्श अनुवाद किसे किसे कहा जाता है, ये हम बाद में देखने वाले हैं। मैं प्राथमिक स्तर पर आपको ये बताना चाहूंगा कि अनेक भाषाओं का साहित्य
पूरी जिंदगी भर अगर आप चाहते हैं कि इस साहित्य को सीखे, इस भाषा को सीखे, साहित्य आप जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस साहित्य का अध्ययन करने के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। और इस भाषा की जरूरत को सामने लाने के लिए या उस भाषा को हमारे सामने रखने के लिए हमें हमेशा उस अनुवादक की जरूरत होती है, जो अनुवादक हमें क्या कर सकते हैं, उस भाषा का ज्ञान दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मान लीजिए दो भाषाओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है, और अगर वह अनुवाद करना चाहता है, तो पहले उसे जो स्रोत भाषा है, जैसे मैंने कहा कि जिस भाषा का हमें अनुवाद करना है, गुजराती अगर है तो गुजराती का कोई साहित्य वह जानने वाला, या वह साहित्य जो है वो स्रोत भाषा का साहित्य है। और उसे अगर हमें मराठी में लाना है तो वह साहित्य हम कहेंगे लक्ष्य भाषा है। तो दो भाषाओं में, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का अध्येता जो होता है व्यक्ति, वो क्या करता है, सफलतापूर्वक दृष्टि से अनुवाद हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अनुवाद के कारण उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, देखिए। जैसे मैंने बताया कि सामान्य तौर पर साहित्य का अध्ययन करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता है ही, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों को जोड़ने के लिए, जैसे हमने देखा कि भारत यह अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ एक देश है, अलग अलग राज्य उसमें है, और वह राज्य, उन राज्यों की निर्मित जो हुई है वो भाषिक आधार पर हुई है। जैसे मराठी के आधार पर महाराष्ट्र की निर्मित हुई, कन्नड़ के आधार पर कर्नाटक की निर्मित हुई, गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों का गुजरात बना, पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों का पंजाब बना। तो इन भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं के होने की वजह से एक राज्य का, भले एक ही हम देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी अपनी मातृभाषा अलग अलग है। तो इन सभी बातों को जोड़ने के लिए या पूरे देश को जोड़ने के लिए एक भाषा हमारे पास है, वह राष्ट्रीय भाषा जिसे हम हिंदी कहते हैं, और पूरे हिंदी ने इस देश को एक धागे में जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी उस भाषा को हमें जानने के लिए, या उस भाषा के साहित्य को, उस भाषा की सूचनाओं को, उस भाषा में जो जो बातें आती हैं उसे हमें अपनी भाषा में जानने के लिए अनुवादक हमारी सहायता करता है। और अनुवादक जो होता है वह क्या करता है, उस साहित्य को आपकी भाषा में, आपकी मातृभाषा में, या अलग अलग मान लीजिए राष्ट्रीय भाषा में उसे अनुवादित करने का प्रयास करता है। और इस वजह से एक भाषा का ज्ञान, एक भाषा का साहित्य, एक भाषा की सूचनाएं, ये सभी बातें हमारे अपनी भाषा में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, और ज्ञान मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान किसी भी व्यक्ति ने दिया हो वह हर व्यक्ति के लिए होता है, वह सभी मनुष्य के जीवन के लिए या सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कि उस ज्ञान के आधार पर उस व्यक्ति का या मानव जाति का विकास होता है। और भले ही अलग अलग भाषी हम हैं, भले ही अलग अलग हम भाषा बोलते हैं, लेकिन पूरे दुनिया में जो मनुष्य के लिए जो ज्ञान बना है वो वैश्विक ज्ञान है, और वो मनुष्य जाति के लिए बना हुआ है। मान लीजिए मराठी में जो कुछ लिखा गया है, मराठी भाषा में जो कुछ लिखा गया है, वह सिर्फ मराठी भाषिकों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक मानव जाति के लिए है। चाहे तो मराठी का विज्ञान हो, चाहे मराठी का सामाजिक विज्ञान हो, चाहे मराठी की वैदिक कुछ ज्ञान की बातें हो, आयुर्वेदा की कुछ बातें हो, ये सभी बातें जो हैं वह सिर्फ अकेले मराठी बोलने वालों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की सभी या पूरी मानव जाति जो है उसके लिए है। फिर अगर इस ज्ञान को हम लोगों में बांटना चाहते हैं, या इस ज्ञान का अध्ययन लोगों तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, या अलग अलग भाषा के लोग अगर इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो उसे, एक तो उन्हें वो भाषा सीखनी पड़ेगी, या उस ज्ञान को अधूरा छोड़ना पड़ेगा। और ये दोनों भी बातें मानव जाति के लिए या मानव जाति के विकास के लिए ठीक नहीं है। तो फिर इसका बीच का मार्ग क्या है, इन दोनों भाषाओं का अध्ययन करने वाला अगर कोई है तो वो क्या कर सकता है, एक भाषा की सामग्री को तुम्हें दूसरी भाषा में या जिस भाषा में आपको जरूरत है उसे लाने का वो प्रयास करता है। और आजकल दुनिया में यह प्रयास काफी हो रहा है, पूरी दुनिया में साहित्य के स्तर पर हो रहा है, ज्ञान विज्ञान के आधार पर हो रहा है, या मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि वैदिक बातों के बारे में हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या मान लीजिए लॉज है, इन सभी बातों पर यह काम आजकल हो रहा है कि एक भाषा के साहित्य सामग्री को दूसरी भाषा में लिया जा रहा है।
जिसे हम अंग्रेजी वैश्विक भाषा कहते हैं, तो अनेक देशों की भाषाओं का साहित्य, अनेक देशों की भाषाओं का लिटरेचर अभी अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो रहा है। अनेक देशों में जो कुछ लिखा गया है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो रहा है, और फिर अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। तो फिर अंग्रेजी जानने वाले लोग क्या कर रहे हैं, उस भाषा को अपनी भाषा में ले जा रहे हैं। मतलब अनुवाद एक जगह से ले आना, उस पर कुछ काम करना और उसे अपनी भाषा में ले जाना। मान लीजिए चाइना का कोई साहित्य है, तो वो चाइना का साहित्य पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो रहा है, और अंग्रेजी का जो कुछ साहित्य जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ है वो फिर जाकर हिंदी, मराठी, गुजराती, जो कुछ हमारे भारतीय प्रादेशिक भाषा है, इन भाषाओं में भी वो अनुवादित हो रहा है। तो इस तरह से अनुवाद आज हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है, और उसकी महत्वपूर्णता जब तक हम भाषा के छात्रों को नहीं बताते, तब तक निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा कि यह जो क्षेत्र है इसका ज्ञान आपको नहीं होगा। आज प्रयोजन मूलकता के रूप में, रोजी रोटी के साधन के रूप में हमें इस अनुवाद की बहुत बड़ी सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि यह कभी भी खत्म न होने वाला ऐसा एक काम है। क्योंकि इतना साहित्य पड़ा हुआ है दुनिया में, उस साहित्य को पढ़ने वाले भी काफी हैं, मांग भी अधिक है, लेकिन उस साहित्य को आपके साहित्य में ले, आपकी भाषा में ले आना, यह करने वाले लोगों की कमी है। और इसलिए अनुवाद जो है वो बहुत ही कम लोग दे कर रहे हैं। तो मैं आपको इस जरिए से पहले आज ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अनुवाद को अपना एक करियर का हिस्सा बनाते हैं, अनुवादक के रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह अनुवाद आपकी सहायता कर सकता है। प्रारंभ में मैंने आपको अनुवाद की उपयोगिता बताई। आगे चलकर हम अनुवाद के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले हैं, लेकिन बस आज मैं आपको अनुवाद के बारे में इतना ही बताऊंगा कि अनुवाद एक भाषा की साहित्य सामग्री को दूसरी भाषा में ले जाना है। और अगर हिंदी का छात्र, अगर भाषा का छात्र यह काम करना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में या रोजी रोटी के साधन के रूप में जो कुछ कमाना चाहता है, जो कुछ पाना चाहता है, वो निश्चित रूप से वो कर सकता है। इस दृष्टि से आज का हमारा यह प्रयास रहा। इसका अगला जो टॉपिक है वो हम अगले पीरियड में ले लेंगे। तब तक हम रुकते हैं। धन्यवाद।